हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पहला चैप्टर या कहें तो आपका रासायनिक समीकरण एवं अपक्रिया उसको पूर्णतः खत्म कर चुके हैं। आपका 10th का दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, उसका पहला पार्ट है आपका। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अम्ल की, या इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब स्टार्टिंग में तत्वों की खोज शुरू हुई, खोज शुरू होने के बाद जब उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी तो उनको क्या किया गया, उनके प्रकृति के आधार पर तीन भागों में बांट दिया गया। तीन भाग आपके थे, अम्ल, दूसरा था आपका क्षार, तीसरा था आपका लवण। ठीक है बच्चों, तो उसको क्या किया गया, तीन भागों में बांट दिया गया। तीन भागों में बांटने के बाद तो इसमें से हर एक कंपाउंड, हर एक प्रकार का एक अलग अलग लक्षण देखा गया। ठीक है बच्चों, तो उसमें सबसे पहला लक्षण की हम बात करते हैं आपकी अम्ल की, कि अम्ल क्या होते हैं, जिसको हम अम्ल इंग्लिश में एसिड्स बोलते हैं। बच्चों जो एसिड या एसिडिक शब्द है, इसकी उत्पत्ति आपकी लैटिन शब्द से हुआ है, या कहे तो लैटिन भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ हिंदी में होता है आपका खट्टा। जिसका अर्थ होता है हिंदी में खट्टा। तो स्टार्टिंग में इसकी परिभाषा ऐसा दिया गया कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। लेकिन बच्चों ये एसिड है, एसिड यानी कि आपका एक टाइप का केमिकल होता है। तो सभी एसिड ऐसे नहीं है जिनको खा कर क्या कर सके, हम टेस्ट कर सकें, टेस्ट करके हम बताएं कि उसका स्वाद कैसा होता है। एक आपका है HCN, ठीक है, इसको बच्चों कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। एक ऐसा अम्ल है जिसका खाने के बाद कोई स्वाद आज तक नहीं बता पाया है। ठीक है बच्चों, तो इसमें से आपको अम्ल ऐसे भी हैं जिनको खाने के जस्ट कुछ सेकंड के बाद लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो स्वाद नहीं बता पाते हैं। तब जाके इसकी परिभाषा थोड़ी सी चेंज की गई। अगर आधुनिक समय में देखा जाए तो जो आपके अम्ल होते हैं इसकी टोटल 3 परिभाषाएं हैं बच्चों। चलो हम सबसे पुरानी परिभाषा लिख लेते हैं, जो सबसे पहले आई थी। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, ठीक है बच्चों। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो उस समय देखो बच्चों, तो अलग अलग चीजों में खोजा गया। जैसे कि आपका सिरका, आप सभी के घरों में मिल जाएगा सिरका। अगर सिरका में बात की जाए तो इसमें आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है बच्चों। अगर नींबू की बात करें तो इसमें सिस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू और संतरे में। ठीक है बच्चों। अगर इसके बाद इमली की बात कर ले, अगर इमली की बात कर लेगा तो इसमें पाया जाता है आपका टर्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसमें आपका टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो देखो बच्चों, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो सिरका वो भी हम खाए हैं, वो खट्टा होता है। संतरा या नींबू या इमली की बात कर ले, इन सबको भी हम खा के देखें तो इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। अब खट्टा होने के कारण क्या होते हैं, अगर सिरका खट्टा होता है तो उसमें आपका कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और सिस्ट्रिक, नींबू और संतरे की अगर बात कर देंगे तो उसमें सिस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इमली की बात करेंगे तो उसमें टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इतना समझ में आ गया कि सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरे और नींबू में सिस्ट्रिक अम्ल, और इमली की बात कर देगा तो टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर इनकी बात करें तो इनमें अगर हम सिरका की बात कर लें तो सिरके में जो एसिटिक अम्ल होता है वो आपका बहुत ज्यादा 5% से अधिक नहीं पाया जाता, और बाकी
फलों में भी जो आपका अम्ल पाए जाते हैं वो भी 5% से एबव नहीं पाए जाते हैं। अगर इनकी संख्या हम 5 से 100 कर दें तो हम इसका स्वाद लेकर हम बता नहीं सकते कि स्वाद में खट्टा है कि मीठा है, कि वो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है बच्चों, तो हम दूसरी परिभाषा की बात करते हैं कि दूसरी परिभाषा इसकी क्या है आपकी। दूसरी परिभाषा क्या है, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और बच्चों जो आज का नया या कहें तो आज का जो आधुनिक परिभाषा है वो उसको भी देख लेते हैं। वो क्या होता है आपका, थर्ड परिभाषा है आर्हीनियस के अनुसार। आर्हीनियस के अनुसार तो देखो ये क्या होता है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब एग्जांपल लेके हम बात कर लेते हैं आपके कितने अम्ल होते हैं। तो देखो बच्चों, H2SO4, फिर आपका होता है HNO3, फिर आपका होता है HCl, फिर इसके बाद आता है CH3COOH, फिर इसके बाद आता है HCN, फिर इसके बाद आपका आता है HCOOH। ठीक है बच्चों, अब सभी की बात कर लें, सबके नाम की बात कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है बच्चों, और अगर इसकी बात करेंगे तो इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। अगर इसकी बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर इसकी बात करेगा तो इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और इसको बात करेंगे तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। अगर इसकी बात करेंगे बच्चों तो इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल। ठीक है बच्चों, फार्मिक अम्ल जो होता है ये आपका बिच्छी के डंक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई आपकी अम्ल की परिभाषाएं। अगर नॉर्मली अभी अगर इसके लोअर क्लासेस में पूछा जाता है, मतलब 6, 7, 8 में पूछा जाता तो आप वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, या वे पदार्थ जो नीले न्यूज़पेपर को लाल कर देते हैं ये कह के हम निकल जाते हैं। लेकिन जब हमारा 10th क्लास के या इससे ऊपर के बोर्ड में पूछेगा, या यानी कि 11 या 12 में पूछेगा, तो हम यहाँ पर ए वाली डिफिनेशन देंगे जो आर्हीनियस ने दी है। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अम्ल कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अम्ल के प्रकार देख लेते हैं। बच्चों अम्ल के प्रकार देख लेते हैं। टाइप ऑफ एसिड्स। अगर अम्लों के प्रकार की बात करेंगे तो देखिए बच्चों, अम्ल जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है प्रबल अम्ल, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है बच्चों। दूसरा आपका होता है दुर्बल अम्ल, जिसको बोलते हैं वीक एसिड्स। ठीक है बच्चों। अब दोनों को देख लेते हैं क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, ऐसे अम्ल जो जल में या जली विलयन में, आप जली विलयन कर लीजिए, जली विलयन में पूर्णतः वियोजित होते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात कर देगा इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल में आएंगे आपके H2SO4, HNO3 और आता है HCl। अगर इनका हम क्या करें, अपघटन करवाएं, इनको तोड़ें H2SO4, तो ये जब वियोजित होगा तो आपका H+ और साथ में किसमें टूटेगा, SO4 डाई नेगेटिव। उसी तरीके से इसमें किसको भी तोड़ेंगे, अगर मान लीजिए HNO3 को ब्रेक करेंगे तो ये आपका ब्रेक होगा H+ और आपका NO3 डाई नेगेटिव। अगर HCl को ब्रेक करेंगे तब भी आपका ये बनेगा H+ और Cl-। ठीक है बच्चों। अब वीक एसिड क्या होते हैं, ऐसे अम्ल जो जली विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर देगा बच्चों, तो इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे CH3COOH, HCOOH, और इसके बाद आपका आ जाता है इसमें लास्ट जो है HCN। ये आपके 3 दुर्बल अम्ल हैं और ये 3 आपके प्रबल अम्ल हैं। ठीक है बच्चों। अगर इसके वियोजन की बात करें तो ये भी वियोजित तो होगा, बट इसकी मतलब ये ऊपर के जो प्रबल अम्ल होते हैं जितनी तीव्रता के साथ ये वियोजित हो जाएंगे जली विलयन में, उतनी तीव्रता के साथ ये वियोजित नहीं होते, बट ये भी H+ आयन हमेशा जली विलयन में देंगे। यानी कि अगर इसको हम ब्रेक करें तो आपका देखो बच्चों, CH3COOH को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो ये बनाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H+। और अगर हम यहाँ पे HCOOH को ले लिया जाए तो यहाँ पे ये बनेगा आपका HCOO नेगेटिव प्लस H। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया, इतना समझ में आया आपको। ठीक है बच्चों, तो हम अगले टॉपिक की बात करते हैं कि अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब देखो बच्चों, ये क्या होता है आपका। अब देखो नॉर्मली अगर भौतिक गुणधर्म किसी भी चीज की अगर भौतिक गुणधर्म की बात करता है तो इस चीज को आसान भाषा में डिफाइन करने के लिए ऐसा गुण जिसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा क्या कर सके, महसूस कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक गुणधर्म। ठीक है बच्चों। तो देखो इसको ये क्या होगा भौतिक गुणधर्म इसका। तो देखो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं बच्चों, खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला हो गया। दूसरा क्या कहता है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। थर्ड क्या होता है बच्चों,
सभी अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक का मतलब होता है बच्चों कि जिसके संपर्क में आएंगे उस चीज को धीरे धीरे क्या कर देंगे, नष्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर अम्ल के भौतिक गुण की बात करेगा तो अम्ल के मुख्य रूप से 3 ही भौतिक गुण हैं। एक पहला आपका है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, दूसरा है अम्ल नीले न्यूज पेपर को लाल कर देते हैं, और तीसरा है कि अम्ल की प्रकृति क्या होती है, संक्षारक होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं अम्ल के रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ये क्या होते हैं बच्चों? तो देखो बच्चों, ऐसा गुणधर्म या ऐसा गुण जिसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, आपका रासायनिक गुण कहेंगे। उसको अम्लों का रासायनिक गुण नहीं कहेंगे, उसको रासायनिक गुण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ मेन पॉइंट है। पहला है आपका, पहला पॉइंट इसमें क्या है, धातु के साथ अक्रिय, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं क्या होता है आपका अगर किसी अम्ल की अपक्रिया धातु के साथ करते हैं तो आपका लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनेगा आपका, किसी अम्ल की अपक्रिया धातु के साथ करवाने पर लवण तथा साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। इस चीज को बच्चों शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे हम, धातु प्लस अम्ल, रिएक्शन होगा आपका, यहां पे बनेगा लवण और साथ में बनेगा यहां पर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, चलिए हम कोई मेटल ले लेते हैं आपका, हम ले यहां पर सोडियम, और अम्ल की जगह पे ले लेते हैं CH3COOH। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों अगर अम्ल की बात कर ले तो अम्ल को अगर हम जलीय विलयन में वियोजित करते हैं तो ये किसमें वियोजित हो जाएगा आपका, ये आपका वियोजित होगा CH3COO नेगेटिव और H प्लस में। किसमें जाएगा, H प्लस में। और सोडियम जो होता है ये आपका होगा Na प्लस। तो देखो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, यहां पर ये सोडियम इसके साथ अटैच होगा, ये सोडियम क्या करेगा, देखो याद रखना हमेशा अगर दो कंपाउंड या दो अभिकारक की अगर हम अपक्रिया करवा रहे हैं तो एक अभिकारक का प्लस तो दूसरे वाले का माइनस, अगर दूसरे वाले का प्लस रहेगा तो पहले वाले का माइनस होना चाहिए। तो यहां पर देखो पहले वाले का प्लस हो गया तो दूसरे वाले का क्या होगा, माइनस। तो यहां पर ये चीज आपका बनेगा CH3COONA बनेगा। ठीक है बच्चों, और यहां पर आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या करेगा, बाहर निकलेगा। अब देखो बच्चों आपको एक चीज विशेष ध्यान देनी है, किसी भी अपक्रिया करवाने के बाद, कोई भी अपक्रिया आप करवाओ, किसी भी टाइप की अपक्रिया करवाने के बाद उसको संतुलित अवश्य करना है हमको, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है बच्चों, क्योंकि रिएक्शन पर आपको लगभग 10th के बोर्ड में 1 नंबर के आसपास मिलता है, तो अगर उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो 1 नंबर आपका कट भी सकता है। तो देखो बच्चों यहां पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहां पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इस तरह डायरेक्टली करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 करने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से। अब इस 2 का गुणा इस पूरे में होगा तो यहाँ पर भी 2 से गुणा हो जाएगा, जब इस पूरे में 2 से गुणा होगा तो सोडियम में भी 2 से गुणा होगा, और यहाँ पर किससे गुणा हो जाएगा, 2 से, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। चलिए बच्चों इस बार क्या करते हैं, हम दूसरा कोई एलिमेंट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कैल्शियम। अब क्या ले लेते हैं, कैल्शियम। ठीक है बच्चों, और इसके क्रिया करवा देते हैं हम आपका
HNO3 के साथ। किसके साथ करवा दिया जाए? HNO3 के साथ। जब HNO3 के साथ करवाएंगे तो पहले ये देखो कि एक कैल्शियम धातु है, ये कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है? जो कैल्शियम होता है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। अब ये अम्ल है, अम्ल को तोड़ो, वियोजित करो, क्योंकि हम जानते हैं अम्ल किसमें टूटेगा? H प्लस और किसमें? NO3 माइनस में। तो यहाँ पे H प्लस और NO3 माइनस में। तो इस देखो बच्चों, पहले अभिकारक का पॉजिटिव तो दूसरे वाले का नेगेटिव, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। ये दोनों क्या करेंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखो बच्चों, इस पर 2 प्लस चार्ज है, इस पर सिंगल माइनस चार्ज है, तो क्या इसके साथ ये जुड़ेगा? नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज बराबर नहीं होगा। क्योंकि आपको एक बार फिर से बताते हैं कि जो ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज क्या प्रदर्शित करता है? प्लस चार्ज ये प्रदर्शित करता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इस पर माइनस चार्ज क्या प्रदर्शित कर रहा है? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब इसको इसके साथ जुड़ना है तो ये क्या करेगा? इसको इसके साथ जुड़ना तो क्या करेगा कि ये इसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो हम 2 करने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। कितने से? 2 से। तो एक नाइट्रेट पर 1 माइनस चार्ज, 2 नाइट्रेट पर 2 माइनस चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ आप क्या कर सकते हैं? बाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर इसका सूत्र आएगा इतना, और यहां पे आपका क्या बनेगा? H2, वो भी किस रूप में? गैस के रूप में। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन को फिर से बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की भी संख्या 2 है और नाइट्रेट की भी संख्या 2 है, तो यहां पर हम कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर यहां पे अगर आपको नाम बनाने की सोच रहे हैं तो इसका नाम होगा सोडियम। दूसरे कलर से लिखते हैं। जो ऊपर वाला इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट, इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। और नीचे वाला जो है इसका नाम होगा कैल्शियम नाइट्रेट, इसका नाम होगा कैल्शियम नाइट्रेट। इसका नाइट्रिक अम्ल होता है तो जानते हो, और इसका क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, आप जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, एक एग्जांपल कोई और ले लेते हैं। हम एग्जांपल के तौर पर आपका ले लेते हैं, इस बार H2SO4 के साथ करवाते हैं बच्चों, और यहां पर हम Al लेंगे, एल्युमिनियम। ठीक है, अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जो होता है वो आपका लगभग 3 चार्ज अपने अंदर से क्या कर सकता है? निकाल सकता है। अब इसको वियोजित कर लो, इसको वियोजित करेंगे तो H प्लस और SO4 डाइनेगेटिव में जाएगा। अब नियम क्या है बच्चों? पहले अभिकारक का प्लस तो दूसरे वाले का माइनस। तो ये देखो बच्चों, तो ये दोनों आपस में अभी तो समझ में आ गया कि ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? आबंध बनाएंगे या एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। लेकिन बच्चों यहां पर देखो, यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है और यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो आप सबसे पहला काम करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अब अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे फिर से 2 से कर देते हैं, तो 2 3 6 हो गया। यहाँ पे 2 और बढ़ गया, तो यहाँ पे कितने से करेंगे? 3 से। तो 3 दूनी 6 और 2 3 6। तो अब देखो बच्चों, अब ये दोनों जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे इसका सूत्र बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस, और यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा? H2 गैस के फॉर्म में क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर इसको क्या करते हैं? इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम की संख्या 2 है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो। यहाँ पे SO4 की संख्या 3 है तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 6 है तो यहाँ पे कितने से गुणा कर दो? 3 से गुणा कर दो। ठीक है बच्चों, उम्मीद है रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। और अगर इस कंपाउंड का नाम पूछ लेता है तो इस कंपाउंड का नाम होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर बच्चों अगर ट्राई सल्फेट भी लिख देंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्या लिख देंगे? एल्युमिनियम ट्राई सल्फेट। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शन आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। तो इसके आधार पर मैं 2-3 रिएक्शन और देता हूं जिसको आप अपने से कर लीजिएगा। ध्यान देना है हमको बनाना क्या है और किस तरीके से बनाना है। तो चलिए बच्चों, हमारा है यहां पर Mg और इसके क्रिया करवा रहे हैं आप H2SO4 के साथ। यहां पे हम ले लेते हैं आपका Be, इसके क्रिया आप करवाएंगे HNO3 के साथ। ठीक है बच्चों, और यहां पर ले लेते हैं हम आपका Ca और इसके क्रिया करवाएंगे आप HCl के साथ।
अब इन तीनों रिएक्शन को आप खुद से पूरा कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि लवण बनना चाहिए और हाइड्रोजन गैस क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और उसको करने के बाद रिएक्शन को क्या कर लेंगे, हम संतुलित कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब दूसरा रासायनिक गुण देखते हैं इसका, कार्बोनेट। कार्बोनेट एवं, या इसको इसी तरीके से धातु कार्बोनेट या तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, रिएक्शन, रिएक्शन लिख देंगे, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाई कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, इसके प्रेडिक्शन करवा रहे हैं हम धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ। तो देखो बच्चों, अगर ये अभिक्रिया इसके साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका, किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट अथवा धातु बाई कार्बोनेट के साथ कराने पर लवण, जल, लवण कार्बन डाई ऑक्साइड एवं जल बनता है बच्चों। क्या बनता है आपका, जल बनता है। ठीक है बच्चों, इस चीज को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इस चीज को। आपका यहां पर है अम्ल है, अक्रिया करवा दो किसके साथ, आप धातु कार्बोनेट ले लो, या धातु बाइकार्बोनेट ले लो। कार्बोनेट इसके ऊपर करवाएंगे तो यहां पर आपका बनेगा लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड। आपका क्या बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। चलो बच्चों, हम किसी अम्ल को ले लेते हैं। हम आपका यहाँ पे अम्ल ले रहे हैं HCl, और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। किसके साथ करवाएंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ। चलो बच्चों, अब यहां पर देखो, अब देखो बच्चों, इस चीज को ध्यान से देखो, इस अभिक्रिया को कैसे करवाएंगे। ये आपका अम्ल है, तो अम्ल आप हमेशा याद रखिएगा किसमें टूटेगा, H+ आयन में। तो देखो, इसको जब वियोजित करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा आपका H+ और Cl- में, और अगर इस चीज को ब्रेक करेंगे तो ये चला जाएगा Na+ में और कार्बोनेट डाई माइनस में। तो चलो बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हमें इसको बनाना क्या। देखिए बच्चों, कोई भी रिएक्शन करवाएंगे तो आप एक चीज को हमेशा ध्यान देंगे कि हमको बनाना क्या है। ठीक है बच्चों, तो उसी हिसाब से हम इसमें ब्रेक करवाएंगे, इनको तोड़ेंगे। हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि हमको बनाना क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखो, हमें लवण बनाना है, दूसरा जल बनाना है, तीसरा में क्या बनाना है, कार्बन डाई ऑक्साइड बनानी है। तो चलिए बच्चों, देखो इसको कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखो, अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि
पहले अभिकारक अगर प्लस रहेगा तो दूसरे वाले का माइनस उसके साथ जुड़ेगा, और दूसरे का प्लस रहेगा तो पहले का माइनस होना चाहिए। तो यहां पर देखो इस चीज को ब्रेक कर लेते हैं। इस चीज को देखो यहां से समझ में आ गया कि ए इसका ए प्लस और ए माइनस ये दोनों मिलकर यहां पे आपका बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर इस चीज की बात कर लेते हैं बच्चों कि अगर इसका फिर से ब्रेक करवा देंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो इस पर ना तो कोई प्लस चार्ज आएगा ना ही कोई माइनस, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे CO2। ठीक है बच्चों, और इसके बाद अगर हम अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है, इस हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज है, तो इसमें हम 2 से गुणा करके इस चार्ज को क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे या बराबर कर लेंगे। तो ये आपका इस पर 2 प्लस चार्ज है, इस पर 2 माइनस चार्ज, तो ये दोनों आपके मिलकर बना लेंगे H2O। ठीक है बच्चों, इतना हो गया आपका बच्चों। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे इस चीज को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ सोडियम की संख्या 2 है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, जब यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो क्लोरीन की संख्या भी क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ से गुणा कर देंगे। अब ये बाकी रिएक्शन आपकी अपने आप क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ठीक है बच्चों वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, ठीक है, तो हम अगले वीडियो में इसी टॉपिक से फिर से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे या इंफॉर्मेटिव ज्यादा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।